मॉर्निंग। तो फिर जेआरएफ की रिवीजन सीरीज़ में लेक्चर 5 करते हैं पोल्ट्री साइंस का। पिछले वाला लेक्चर समझ में आ गया था ना। इसमें मैंने कुछ टेबल वाली चीज़ें समझाई थी, इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं कि सोल्ट का पूछ लेते हैं पोल्ट्री में कितना % रहता है, तो 0.5% है ना। पिछली बार थोड़ा बताया तो था, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नहीं बताया था, तो ये अब की बार दोबारा देख लो। मॉइस्चर कंटेंट 11% रहता है सभी का। लाइनोलेनिक एसिड का अराउंड 1.1 और उधर लेयर्स का 1 रहता है। ठीक है, इसमें अब आता है कि ये जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे ब्रॉयलर की एज बढ़ रही है, वैसे फीड की मेटाबॉलिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वाइल लेयर की जैसे जैसे एज बढ़ रही है, फीड की मेटाबॉलिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है अफ्लाटॉक्सिन B1 का कितना लेवल रहता है, तो PPB में तो अराउंड 20 ppb कर दिया करो, राइट। तो और समझ में आया इतना। और ये तो मैंने बताया था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रॉयलर में 22 से 24% और 16 से 18%, ये चीज़ तुम्हें नोट कराएंगे। और कैल्शियम का तो पूछ ही लेते हैं, 1% लगभग कि इसमें रहता है और 3 से 3.5 उसमें रहता है। फिर एडिटिव्स वगैरह देखे थे जो कि थोड़े से बोरिंग थे। अभी आ जाता है मेथड्स ऑफ सेक्सिंग। कैसे पता चलेगा मेल है फीमेल है, तो 3 मेथड हैं। प्रोक्टोस्कोप मेथड, स्कोप से देखना। दूसरा है जापानीज़ मेथड, वेंट मेथड, जिसको हम क्लोएका मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्लोएका पे प्रेस करके देखते हैं, ठीक है, जेनेटेलिया, और उसकी जो प्रोमिनेंस से देखते हैं कि वो एमिनेंस जो होता है, जेनिटल एमिनेंस से पता करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, डे ओल्ड चिक का उससे देखा जाता है। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है, और बेस्ट है तो ये जापानीज़ है। जापानीज़ इज़ ऑलवेज बेस्ट। ऐसा नहीं कहना चाहती थी मैं, इंडिया इज़ ऑलवेज बेस्ट, लेकिन इसको याद कराने के लिए याद करा रही हूँ। ठीक है, क्लोएका एंड वेंट मेथड भी कहते हैं। प्रोक्टोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरा आता है ऑटोसेक्सिंग। ऑटोसेक्सिंग का इट्स सेक्स लिंक्ड करेक्टर, कि जो सेक्स से लिंक्ड होंगी जो चीज़ें, जैसे कि कलर ऑफ प्लमेज है, उससे देखते हैं। बार्ड प्लमेट, फेदर ग्रोथ। अभी पता है क्या है, जो मेल्स होते हैं ना, उनके शॉर्ट फेदर्स होते हैं, और फीमेल्स होती है उनके लॉन्ग फेदर्स होते हैं। ठीक है, और अगर उनको फैला के देखते हैं ना पूरा फेदर्स को, तो फीमेल के फेदर्स इवन रहते हैं, वही मेल के इवन नहीं रहते। उनके प्राइमरी फेदर जैसे बड़े होते हैं, पीछे के वैसे छोटे रहते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा रहता है, तो इसको याद करना थोड़ा इजी रह जाता है। बर्ड प्लमेज, कलर ऑफ प्लमेज वगैरह देख लिया, प्रोक्टोस्कोप मेथड वगैरह, है ना। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। एट बर्थ क्या होता है, 2 ओवरी होती हैं और 2 ही ओविडक्ट होती हैं, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट वाली ही फंक्शनल रहती है। ठीक है, दोनों फंक्शनल नहीं रहती। एट बर्थ दोनों होती हैं। ठीक है, एडल्ट पोल्ट्री में सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट वाली फंक्शनल रहती है। समझ में आया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। 2 चैम्बर्ड स्टमक, ये पूछ लेते हैं कि कितना चैम्बर्ड स्टमक है और उसके कौन कौन से चैम्बर्स हैं। वो है प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस होता है और गिजार्ड होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉप। It is the enlargement of esophagus having the function of temporary storage of food. ठीक है, क्रॉप में क्या रहता है कि मतलब कि एक तरह से ईसोफेगस जो जाता है ना, उसी की ही एनलार्जमेंट है, जिसके अंदर एक तरीके से मतलब टेम्परेरी स्टोरेज रह जाता है फूड का। ये डक में नहीं होता, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, कि ये डक में नहीं होता। अभी प्रोवेंट्रिकुलस को ग्लैंडुलर स्टमक भी कह देते हैं, ग्लैंड वाली। तो ऐसे आ जाता है ऑप्शन में कि 2 चैम्बर कौन से हैं, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, या फिर गिजार्ड या फिर ग्लैंडुलर स्टमक। उसके दोनों ऑप्शन सही रहते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर स्टमक ही होती है प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, वाइल जो वेंट्रिकुलस होता है, ये गिजार्ड को वेंट्रिकुलस भी कह देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर स्टमक। वही है ना, मेस्टिकेशन होगी गिजार्ड वगैरह में, वही होता है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पोल्ट्री के अंदर गिजार्ड है। ठीक है, इसका सिक्रीशन में क्या होता है,
कोयलिन, कोयलिन क्ले भी आती है, याद है, कोयलिन क्ले भी आती है ऐसे करके, विच मेक इट हार्ड। ठीक है, हार्ड से क्ले लगा लो, थोड़ा सा हार्ड कर लेती है। ठीक है, थोड़े हार्ड सिक्रेशंस रह जाते हैं, इसका वही है, ग्राइंड करता है फूड को। समझ में आया? डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा है? सबसे पहले 2 चैम्बर स्टमक रहती है। ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस या फिर प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड। ठीक है, अभी गिजार्ड को ही क्या कहते हैं? मस्कुलर स्टमक, और प्रोवेंट्रिकुलस को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर स्टमक। अभी क्या रहता है कि क्रोप जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि डक में एब्सेंट रहती है, फिर बाद में क्या आ जाता है? क्लोएका आ जाता है, और वेंट्रिकुलस से एक जो सब्सटेंस निकलता है वो है कोयलिन। ठीक है, कोयलिन। अभी क्लोएका, क्लोएका जो होती है इट कनेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन टू द वेंट। लार्ज इंटेस्टाइन को वेंट जो बाहर की जो होती है ना, कॉमन ओपनिंग, ठीक है, उससे कनेक्ट करके रखती है। कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव की, रिप्रोडक्टिव की और यूरिनरी, तीनों की। वैसे अलग अलग होती है, मेनली फीमेल्स में देखा जाता है कि डाइजेस्टिव की एनएस अलग रहता है, रिप्रोडक्टिव अलग रहती है और यूरिनरी ट्रैक्ट की अलग रहती है, राइट। और मेल्स में एनएस अलग रहता है और ये दोनों एक ही रहते हैं। ठीक है, वाइल इसमें तीनों एक ही रहते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? पोल्ट्री के अंदर कैनाबलिज्म भी देखा जाता है। वैसे कौन से लैब एनिमल में कैनाबलिज्म देखा जाता है? मेनली रैबिट्स में देखा जाता है। ठीक है, रीज़न क्या रहता है कि अगर हम इनको फाइबर फ्री डाइट दे रहे हैं, मतलब फाइबर ही नहीं दे रहे, तो उनको फाइबर कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगा ना, तो वो अपना खुद का फैदर खाने लग जाते हैं या फिर खुद के स्पीशीज़ को ही खाने लग जाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्रूड फाइबर कितना रहता है? अराउंड चिकन के डाइट में शुड कंटेन 3 to 4% क्रूड फाइबर। ठीक है, अगर ये पैलेटेड डाइट है या फिर क्रम्बल डाइट दे रहे हैं उनको, तो ज़्यादा रहती है ये प्रॉब्लम। पैलेटेड मतलब पैलेट्स, छोटे छोटे ऐसे पैलेट्स बना के दे रहे हैं कि खा लो, है ना, और उसके बाद क्रम्बल्ड ऐसे क्रम्बल्ड सा चूरा सा बना के दे रहे हैं। इन डाइट्स में मेनली प्रॉब्लम रहती है, बाकी डाइट्स में प्रॉब्लम नहीं रहती है इनकी। समझ में आ रही है? क्रूड फाइबर कितना देना चाहिए? 3 to 4%, राइट। नाउ एग प्रोड्यूसिंग कैरियर ऑफ अ लेइंग हैन। एग प्रोडक्शन कब स्टार्ट होएगी? 22 वीक की एज पे, यानी कि 5.5 महीने की जब वो पोल्ट्री हो जाती है तब वो एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है और वो फिर राइज करती है शार्पली। पीक एग प्रोडक्शन आ जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कब आती है पीक एग प्रोडक्शन? लगभग 32 से 35 वीक की एज पे, यानी कि 8 से 9 महीने के बीच में पीक आती है। ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ह्यूमंस में वो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है ना, ऐसे भी याद रखा जा सकता है ये। देन एग प्रोडक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइंस, उसके बाद डिक्लाइन करती रहती है 0.5 पर वीक एट द रेट की, मतलब इतना पर वीक इतना डिक्लाइन करता रहता है कि मान लो पहले उसका एग प्रोडक्शन जो है 300 के राउंड चला गया, ठीक है, फिर उसके बाद इस रेट के हिसाब से डिक्लाइन करता रहता है। ठीक है, नाउ रिप्लेस द लेयर एट द एज ऑफ 72 वीक्स, दैट इज़ 18 महीने। 8 से 9 महीने का रहता है, ठीक है, पीक आ जाती है, और जब वो 18 महीने का हो जाता है ना, बस उसको फिर रिप्लेस कर दो, किसी काम का नहीं रह जाता। फेजेस ऑफ एग प्रोडक्शन तो इतना तो समझ में आ गया कि 3 में रहती है ना। 22 वीक से शुरू रहता है। अब ये 42 वीक्स ऑफ एज तक इवेंट देखेंगे, फिर 43 से 62, 63 से 72, लगभग 20-20 साल के, सॉरी 20-20 वीक के, है ना। 22 से 20 हो गए 42, ठीक है, फिर आगे 43 से 62 और ये लास्ट के तो 10 ही बच गए। इसमें एग प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाती है, 65% ही रह जाती है, वही इसमें 65% से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद उसको यूज़ करना ऐसा वो नहीं है, ह्यूमेन नहीं है। एग प्रोडक्शन रीचेस टू 0 to पीक
इसमें आती है अराउंड 85% प्रोडक्शन रहती है। ठीक है, मैच्योर बॉडी वेट आ जाता है लेयर्स का। अभी इस एग का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, लगभग जैसे 22 वीक की एज पे अगर वो अंडा देगी तो वो 36 ग्राम का रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड एग विक 58 ग्राम्स का आता है ना, तो ये आता है 42 वीक्स की एज तक, यहाँ तक जो है 58 ग्राम्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब ये बताओ 58 ग्राम का अंडा दिया है, मान लिया उसमें से चूजा कितने ग्राम का निकलेगा, चिक 18 ग्राम्स का ही निकलता है, बाकी के 40 ग्राम ऐसे वेस्ट जाते हैं, मतलब वो न्यूट्रिशन वगैरह शेल इनका वेट रह जाता है। समझ में आया है यहाँ तक? याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। कि वही बताया 3 फेज़ में डिवाइड कर लो 20-20 साल के। स्टार्टिंग किससे होती है? 22वें से हो जाती है। 22 के बाद क्या कर लो 42, 43 से 62 एंड देन 63 से 72 तक। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिया। फिर इसमें जो होती है 65% से कम जाती है, इसमें 65% तक आ जाती है, इसमें 85% तक रहती है, लेकिन उसका जो है वो साइज़ बढ़ता है, 36 ग्राम पे होता है 22 वीक पे, और 42 पे अराउंड स्टैंडर्ड आ जाता है, दैट इज़ 58 ग्राम्स। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि एबनॉर्मल एग्स किस किस वजह से आ सकते हैं। अब एबनॉर्मल एग्स होते कौन कौन से हैं? दैट इज़ डबल यॉक्ड एग, 2 यॉक के होंगे। रीज़न, 2 ओवर राइपनिंग एट द सेम टाइम। 2 यॉक के क्यों हैं? क्योंकि 2 ओवा एक तरह समय से राइप करे, है ना, क्योंकि वो आगे जब जाती है उसमें इनफंडिबुलम कलेक्ट करता है ना, उसके बाद तो फिर उसके ऊपर की लेयर बनने लग जाती है, पूरा का पूरा अंडा थोड़ी सी क्रिएट करती है ना, ऐसे रहता है ना। तो फिर यही है कि सेम टाइम पे राइप होए, या फिर ऐसा हो सकता है एक जो ओवम है जो रिलीज़ हुआ वो दोबारा से ओविडक्ट में पुश बैक हुआ और उसी टाइम पे एक दूसरा आ गया, है ना। पुलेट में ज़्यादा कॉमन होता है। पुलेट में जो मतलब कि हैंस जो होती है ना, देन ओल्डर हैंस जो फर्स्ट टाइम इस एज में आती है। अभी पुलेट की डेफिनेशन ये रहती है, फीमेल लेइंग एग फर्स्ट टाइम जो फीमेल एग ले करती है वो इसमें आ जाता है। फिर आता है मीट स्पॉट और ब्लड स्पॉट, रिजल्ट ऑफ हेमरेज इन ओवरी और इन ओविडक्ट के कारण, मतलब कि ओवरी में या फिर ओविडक्ट में हीमरेज हुआ होगा कहीं कभी, तो उसकी वजह से उसमें ब्लड स्पॉट आया है। ठीक है, अगर योग में आया तो वही है ओवरी या इनफंडिबुलम, क्योंकि ओवरी सिक्रेट करके इनफंडिबुलम कलेक्ट करता है। एल्ब्यूमिन कहाँ बनता है? मैग्नम में, अगर उसमें स्पॉट है तो मैग्नम में आया होगा ना ब्लड स्पॉट। अगर जिसको नहीं पता किसका है, लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एग विद इन एन एग, रिवर्स पेरिस्टेल्सिस हो गया ओविडक्ट का, कि वो ऐसे आया था, योग बन गया, ठीक है, एल्ब्यूमिन बन गया, अब वो दोबारा पेरिस्टाल्सिस हुआ, मेम्ब्रेन भी बनी, अभी एक और उसने वो क्या कर दिया, एल्ब्यूमिन की लेयर बना दी, कि एक एग के अंदर एक और एग है, ऐसे रहता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो इसी वीडियो में ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है माउल्टिंग। माउल्टिंग क्या रहता है कि मतलब कि अपने ही शरीर पे से फैदर्स जो रहते हैं, मतलब कि जो ये पंख रहते हैं ना, जो पंख के ऊपर वो लगे रहते हैं, ये फैदर्स लगे रहते हैं, है ना, उसको शेडिंग करना और दोबारा से नए आना। ड्यूरिंग द माउल्ट बर्ड हैज़ कंप्लीट रेस्ट फ्रॉम लेइंग से कंप्लीट रेस्ट ले लेती है बर्ड। ठीक है, और ये साल में एक ही बार ही होता है, 18 महीने के लिए ही रखते हैं ना उसको, वैसे साल में एक ही बार ही होता है कि वो अपने सारे पंख छिड़काती है और नए लाती है ना। तो नॉर्मली जो ऑर्डर रहता है वो पंख छिड़काने का, पता है कैसे रहता है? आगे से पीछे जाती है, पहले हेड से गंजी होगी, पहले सर से गंजी होगी,
याद कराने का तरीका है बस ये। नेक से होएगी, फिर बॉडी से, ठीक है। अभी ये तो हो गया। फिर इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद टेल सबसे लास्ट में आएगा, पहले विंग्स से देन टेल से, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर रहता है। एग हेड फर्स्ट रहता है, बाल से गंजी होना शुरू होगी, ऐसे करके यहाँ भी कर सकते हैं। 3 तरह के माउल्टर्स होते हैं, अर्ली, मीडियम, लेट। जो अर्ली वाले होते हैं ना, जो पहले शुरू में माउल्ट कर देते हैं, मतलब कि लगभग जून जुलाई के महीने में, मई जून के महीने में, दे आर पुअर माउल्टर्स, वो अच्छे माउल्टर्स नहीं होते। वही लेट माउल्टर्स दे आर गुड लेयर्स, वो अच्छे लेयर्स होते हैं, है ना। अभी अर्ली माउल्टर्स टेक्स अ लॉन्गर ब्रेक फ्रॉम लेइंग, सो दे शुड बी कर्ल्ड। उनको मतलब कि कल ही कर देना चाहिए, कि मतलब ये कई देर तक, कई टाइम तक माउल्टिंग ही करते रहेंगे, ज़्यादा वो काम के नहीं रहते। फिर वही है ब्रूडिंग्स, तो वही है कि मदर का वो रहता है कि कराना ब्रूड, अपने चिकन कितना देर उसको गर्मी दे सकती है ना, हीट प्रोवाइड कर सकती है। ब्रूडीनेस वही रहता है ना। तो एक्सटर्नल एविडेंस है ये मैटरनल इंस्टिंक्ट का। ये डोमिनेंट है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर में हमने वही देख लिया ना, एक तो ब्रूडीनेस देख लिया, आज में ही पढ़ लिया, ये देख लिया, प्लमेज देख लिया, कलर ऑफ प्लमेज और फेदर ग्रोथ, ये तीनों क्या है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं ध्यान से देखना, ब्रूडीनेस, प्लमेज का कलर और फेदर ग्रोथ, ये तीनों सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। जो गुड लेयर्स हैं वो ब्रूडी थोड़े कम होते हैं, जैसे कि लेगोन। अब ब्रूडीनेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी लिया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हाँ भैया करना ही करना है, ठीक है। फिर डीपिगमेंटेशन जो रहती है वो मतलब पिगमेंट हटना शुरू हो जाता है, डिसअपीयरेंस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होएगा, सबसे पहले सबसे पीछे से शुरू होगा वेंट, फिर आगे पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले वेंट पे, ठीक है, फिर आई रिंग, आँखों के ऊपर आई रिंग्स, फिर आँख के बाद क्या आता है, ईयर आते हैं, ईयर लोब्स, नीचे क्या आएगा, बीक आएगी, ठीक है, ऐसा जाएगा ऐसे जाएगा, और फिर लास्ट में शैंक आते हैं। ये ऑर्डर रहता है इसका। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, वेल्व्स, ठीक है, वेल्व्स से याद रख सकते हो। वी से वेंट, ई से आई, ठीक है, एल से लोब, ईयर लोब, दोनों वो नहीं होता है। ई फॉर बी फॉर बीक, एस फॉर शैंक, ठीक है। अभी डी पिकिंग फर्स्टली अकर्स इन दोज बॉडी पार्ट्स हैविंग गुड ब्लड सर्कुलेशन, वही है कि जिसका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो सर्कुलेशन का ऑर्डर भी पता चल गया इससे एक तरीके से, राइट। टेम्परामेंट, गुड लेयर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है और ईजी टू हैंडल होता है, ठीक है। परसिस्टेंसी, बर्ड कंटिन्यू टू ले वेल टुवार्ड्स द एंड ऑफ हर फर्स्ट लेइंग ईयर। फर्स्ट लेइंग ईयर में शुरू से आखिर तक ले करती रहती है। इवन जो लेट होते हैं ना, लेट माउल्टर्स होते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं अपना लेइंग माउल्टिंग के टाइम पे भी, भाई अर्ली वाले ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो परसिस्टेंट रहते हैं, टेम्परामेंट उनका अच्छा रहता है। जो गुड लेयर होते हैं उनका टेम्परामेंट गुड है, परसिस्टेंट है। आगे मेरी बात समझ में। तो अभी के लिए यहाँ पे ही लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।